हेलो क्लास 10th। चलिए आज हम लोग पावर शेयरिंग पढ़ते हैं। पावर शेयरिंग सिविक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये केवल चैप्टर नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट है। क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा इसके बाद भी बहुत सारा चैप्टर जो है सिविक्स का, यानी पॉलिटिकल साइंस का बात करें तो उसमें ये यूज़ होने वाला है। और अगर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बात करें तो इस चैप्टर से एक एमसीक्यू और या 2 नंबर का एक सवाल और 3 नंबर का एक सवाल, यानी कि अगर वेटेज का बात करें तो एग्ज़ाम में बोर्ड्स में ये 5 नंबर, 4 या 5 नंबर का वेटेज रखता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर बन के आता है, क्योंकि इसके वेटेज पे नहीं जाना है, इसके कॉन्सेप्ट पे जाना है। जो इस चैप्टर में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, ये आगे आने वाले बाकी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल आएगा। जैसे कि अगला फेडरलिज्म हो गया, जेंडर रिलीजन कास्ट हो गया, सारे जगह। आइए ओवरव्यूज पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि चैप्टर क्या कहना चाहता है हमसे। ओवरव्यूज में क्या लिखा हुआ है, इसको लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, कहता है कि विद दिस चैप्टर, इस चैप्टर के साथ वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो टूर डेमोक्रेसी का हम लोग शुरू किए थे क्लास 9th में, आपको याद होगा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी करके चैप्टर शुरू हुआ था। और अंत में जाते जाते डेमोक्रेटिक राइट्स तक हम लोग पढ़े थे। तो उसी टूर को शुरू करते हुए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग डेमोक्रेसी के जो लेसन्स है उसको आगे बढ़ाते हैं, और उसमें पावर शेयरिंग का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। कहता है विद द लास्ट चैप्टर, लास्ट ईयर जो आप लोग पढ़े होंगे डेमोक्रेटिक राइट्स, उसके आगे हम लोग पावर शेयरिंग पढ़ने जा रहे हैं। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेसी में कभी भी जो पावर है वो किसी एक ऑर्गन्स में नहीं रहता। अच्छा, ऑर्गन्स का बात करें तो आप लोग एक वर्किंग इंस्टीट्यूशन चैप्टर पढ़े होंगे क्लास 9th में, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बारे में डिटेल से बताया गया होगा। यहाँ भी वही बात कर रहा है, एन इंटेलिजेंसिया ऑफ पावर शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ पावर अमॉन्ग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी का डिज़ाइन का बात करें तो बेहतर वो तभी होगा जब हमारे पावर्स हैं वो शेयर्ड होंगे। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, इस चैप्टर में और आगे आने वाले 2 चैप्टर्स में हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में और पावर शेयरिंग के बारे में ही बात करेंगे। वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। वी स्टार्टेड 2 स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे स्टोरी ऑफ बेल्जियम और स्टोरी ऑफ श्रीलंका के साथ। बोथ दीज स्टोरीज अबाउट हाउ डेमोक्रेसी हैंडल द डिमांड फॉर पावर शेयरिंग। दोनों चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि डेमोक्रेसी कैसे हैंडल करता है डिमांड ऑफ पावर शेयरिंग, कि डिमांड जो उठ रहा है पावर शेयरिंग का उसको कैसे हैंडल करेगा। दोनों कंट्रीज का जो स्टोरी होगा वो डिफरेंट होगा, और इसकी वजह से डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी हम लोग को सीखने मिलेगा। कहता है कि एनसीईआरटी बहुत बार जो स्टोरी देता है ना, वो स्टोरी एक कहानी ही नहीं होता है बल्कि एक कॉन्सेप्ट, उसमें लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट नहीं। ज़्यादातर उसमें बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे अलग अलग चैप्टर्स में। खास करके इकोनॉमिक्स में तो आपको कहानी के ही द्वारा बहुत सारा चीज़ सिखाया गया होगा। चलिए देखते हैं। दिस स्टोरीज येल जनरल कंक्लूजन्स अबाउट अ नीड फॉर अ पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेसी। स्टोरीज के मतलब में हमको देखने को मिलेगा कि पावर शेयरिंग में क्या ऐसा होता है, क्यों जरूरत पड़ता है हमें पावर शेयर करने का, डेमोक्रेसी में क्यों पावर शेयर करना है। कहता है दिस अलाउज us discuss various forms of power sharing that will taken up a following 2 chapters। और इस चैप्टर्स में और आगे आने वाले 2 चैप्टर्स में लोग इन डिटेल में पढ़ेंगे पावर शेयरिंग के बारे में और उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, स्टोरी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का अगर बात करें तो बेल्जियम का स्टोरी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद श्रीलंका का स्टोरी पढ़ेंगे। 1 मिनट। फिर उसके बाद हम लोग श्रीलंका का स्टोरी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरू करते हैं बेल्जियम से। ये क्या कुछ लिखा हुआ है इसको गौर से देखेंगे। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम क्या है, एक छोटा सा देश है
यूरोप कॉन्टिनेंट का, स्मॉलर देन द एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा, जितना स्टेट ऑफ हरियाणा का एरिया है ना उससे भी छोटा जगह है। इट हैज़ अ बॉर्डर विथ फ्रांस, इसका बॉर्डर किसके साथ शेयर हो रहा है? फ्रांस के साथ। द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, इसके जो पॉपुलेशन है वो लगभग कितने हैं? 1 करोड़ के आसपास है। अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, और अगर बात करें पॉपुलेशन कितनी है तो हरियाणा का जितना पॉपुलेशन है उससे भी आधे के बराबर है। द इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कहता है अब यहाँ एक वर्ड आया इथनिक, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जातीय संरचना, यानी कि वहाँ पे जितने अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं वो काफ़ी जटिल है, यानी कि उस देश में जो जातीय संरचना है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और यहीं से बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जितने भी वर्ड्स इस तरीके से कलर्ड वर्ड रहेंगे उसके उसी चैप्टर में ग्लॉसरी में उसका मीनिंग भी दिया हुआ होता है। देखिए यहाँ पे आपको ग्लॉसरी दिख रहा होगा और उसके नीचे उसका मीनिंग भी दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे उसका मीनिंग दिया हुआ है। कहता है इथनिक अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन अ शेयर्ड कल्चर, अ पीपल बिलोंग टू द सेम इथनिक ग्रुप्स बिलीव्स in their a common distinct because of similarities of physical type और of a culture और both, दोनों तरह का हो सकता है। या तो फिजिकल टाइप से हम लोग सिमिलैरिटी हो या फिर हमारा कल्चर सिमिलैरिटी हो, और जरूरी नहीं है दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन, जरूरी नहीं है कि एक ही धर्म के लोग हो जिसके बीच ये असमंजस हो, या फिर जरूरी नहीं है कि एक ही नेशन के अंदर रहने वाले सारे लोग एक जैसे हों। उनमें डाइवर्सिटी हो सकती है, लैंग्वेज के बेसिस पे डाइवर्सिटी हो सकती है, कल्चर के बेसिस पे डाइवर्सिटी हो सकती है। और देखिए बगल में ही बेल्जियम का मैप भी दिया हुआ है, एक बार मैप को समझेंगे आगे का कहानी और अच्छे से समझ में आएगा। मैप में देखेंगे कि एक ब्रुसेल्स है, वलोनिया है, फ्लेमिश है और जर्मन स्पीकिंग है। ये 4 अलग अलग डिवीजन बटे हुए हैं इस पूरे देश के। जैसे आप लोग कलर इंडिकेशन कर रहा होगा कि कहाँ पे कौन से लोग रह रहे हैं। जैसे ब्रुसेल्स का बात की तो ये छोटा सा जो जगह है ये कैपिटल है बेल्जियम का। आगे कहानी में पढ़ेंगे कि क्या है उसका इम्पोर्टेंस। वलोनिया के बारे में, ये पूरा रेड कलर आपको वलोनिया दिखा रहा है, ये पूरा येलो कलर आपको दिखा रहा है फ्लेमिश रीजन दिखा रहा है। और रीजन के मतलब ये जो क्षेत्र है इसमें कौन भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं ये भी आपको दिख रहा होगा। देखिए वलोनिया में आपको फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का बात किया जा रहा है, फ्लेमिश में डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, ब्रुसेल्स जो कि राजधानी है उसमें दोनों भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे। और 1% आगे पढ़ेंगे कितना परसेंट जर्मन है जो कि इस भाषा में जर्मन स्पीकिंग क्षेत्र में रहते हैं। आइए हम लोग जहाँ थे वहां से वापस शुरू करते हैं। तो बात की इतनी कॉम्पोजिशन जो है वेरी कॉम्प्लेक्स है इस देश का। इसके आगे क्या बात हो रही है, कहता है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन अ फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज, यानी पूरे जनसंख्या का 59% लोग जो है वो कहाँ रहते हैं तो वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और कौन सा भाषा बोलते हैं तो डच भाषा बोलते हैं। अनदर 40% पीपल lives in a Wallonia region and speak French language, और बाकी के 40% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं तो वलोनिया रीजन में रहते हैं। और कौन सा भाषा बोलते हैं? फ्लेमिश भाषा, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। आगे कहता है रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक अ जर्मन लैंग्वेज, और बाकी के जो 1% है वो कौन सा भाषा बोल रहा है? जर्मन भाषा बोल रहा है। In the capital city, Brussels, 80% people speak French and 20% Dutch speaking। यानी यहाँ पे देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम उल्टा है। जैसे कि पूरे देश में आप देखें कि 59% जो लोग हैं वो क्या है, 59% लोग, वो 59% पीपल जो है वो डच भाषा बोलते हैं, 59% डच बोलने वाले हैं, 40% आप देखें फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं। और उसका उल्टा ब्रुसेल्स में एकदम उल्टा हो जा रहा है कि 80% पीपल फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं और 20% पीपल डच भाषा बोलने वाले हैं।
अब इसके मायने तो बहुत सारे निकलेंगे, आइए आगे देखते हैं चैप्टर में कि कितना कुछ कहा जा रहा है। लेकिन बोर्ड में एक सवाल यहाँ से बनता है जिसका आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इथनिक कॉम्पोजिशन कैसा है बेल्जियम का। तो उसके लिए आपको बस यहाँ से ये हाईलाइट कर लेना है, बस ये जो आपको दिख रहा होगा बॉक्स के अंदर जो भी दिख रहा है आपको, बस इतना ही इसका कट कॉपी आंसर हो जाएगा। इतनी कंपोजिशन ऑफ अगर बेल्जियम पूछ रहा है तो इसका आंसर इतना ही दे देना है, एकदम परफेक्ट आंसर है। आइए अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्या बोला जा रहा है कहानी को आगे बढ़ाते हुए। नेक्स्ट कहता है कि द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी फ्रेंच पीपल है वो क्या है, माइनॉरिटी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि देश में ये केवल 40% लोग हैं, और कैपिटल सिटी का बात करें तो वहां पे तो ये मेजोरिटी में है, लेकिन ओवरऑल कंट्री का बात करें तो माइनॉरिटी में है। तो वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल है, यानी कि वो समृद्ध भी है, और पावरफुल होने का मतलब क्या है कि वो पॉलिटिकल पावरफुल है, पॉलिटिक्स में उनका पकड़ है, टॉप के लीडर्स से है, या फिर जो देश चला रहे हैं उनसे उनका जान पहचान है, या फिर वो खुद ही है वो लोग जो चला रहे हैं, सिस्टम को चलाने वाले लोग। कहता है दिस वाज अ रिसेंट बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज हु गॉट अ बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। और देखिए सबसे बड़ा मुद्दा यही बनेगा इस देश को टूटने के लिए, अगर इसको नहीं संभाला जाएगा तो देखिए कैसे टेंशन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एक देश में डच भी लोग रह रहे हैं और फ्रेंच लोग भी रह रहे हैं, और यहाँ पे बोल रहा है कि डच लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन के बारे में वो क्या मिल रहा है, बाद में मिल रहा है, बेनिफिट्स जो भी हो रहे हैं या जो भी डेवलपमेंट का काम है उसके फायदे डच को बाद में मिल रहा है, और इसके वजह से टेंशन क्रिएट होगा। आगे पढ़ेंगे। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन अ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज during the 1950s to 1960s. The tension between the two communities was more acute in Brussels. कहता है कि 1950 से 1960 के दशक में इसके वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुआ है, किनके बीच, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच। आगे बात करता है द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज आर मोर एक्यूट ब्रुसेल्स एंड ब्रुसेल्स क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है कैपिटल सिटी, क्योंकि कहता है ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रुसेल्स में एक खास तरह का प्रॉब्लम था, वो क्या था कि द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन द कंट्री, जो कि मेजॉरिटी में है कंट्री में, बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। जो डच स्पीकिंग है वो मेजॉरिटी है पूरे देश में, लेकिन कैपिटल में माइनॉरिटी में है। इसके वजह से जो ब्रुसेल्स है खास तौर से वो एक्स्ट्रा परेशान है, और वहाँ का प्रॉब्लम और ज़्यादा है। उम्मीद है आपको बेल्जियम का स्टोरी एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग श्रीलंका का स्टोरी पढ़ेंगे, श्रीलंका में क्या हुआ है उसको समझेंगे। लेट अस कंपेयर। अब कहता है कि लेट अस कंपेयर, हम लोग करेंगे श्रीलंका को। कहता है लेट अस कंपेयर दिस टू सिचुएशंस ऑफ द अनदर कंट्री। कहता है कि एक और देश है श्रीलंका, उसमें देखते हैं। श्रीलंका इस है ना आइलैंड नेशन। श्रीलंका एक टापुओं वाला देश है, मतलब टापू पे, टापू क्या होता है, आइलैंड क्या होता है, जिसके चारों तरफ पानी होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। साउदर्न कोस्ट के तमिलनाडु से वो कुछ ही किलोमीटर दूरी पे क्या है, ये श्रीलंका है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल। लगभग वहाँ पे 2 करोड़ की आबादी है। अबाउट द सेम एज इन द हरियाणा, जितना की आबादी हरियाणा का है। लाइक द अदर नेशंस इन द साउथ एशियन रीजन, जैसे कि बाकी सभी साउथ एशियन रीजन है जहाँ पे डाइवर्सिटी भरा हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ भी है। कहते हैं श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका के पास भी कैसा है, डाइवर्स पॉपुलेशन है। कहता है द मेजर सोशल ग्रुप आर सिन्हाला स्पीकिंग। और यहाँ भी क्या है, मेजर सोशल ग्रुप सिन्हाला स्पीकिंग है। सिन्हाला जो है 74% है। एंड द अनदर तमिल स्पीकर्स 18% लोग हैं। तमिल भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं, 18%।
अमॉन्ग द तमिल देयर आर टू सब ग्रुप्स, तमिल के अलावा दो सब ग्रुप और है। मतलब एक तो नहीं नहीं, तमिल भाषा बोलने वाले ही दो ग्रुप हैं। जैसे कि एक जो है वो कहता है तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। कहता है कि श्रीलंकन तमिल जो उसी देश के, ठीक है, वो कितने हैं 13%। और जो बाकी बच गए हैं वो कितने बच गए 5%, वो है इंडियन तमिल। कहता है कि हुज फोर फादर कम फ्रॉम इंडिया एज द प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कब आए थे? कॉलोनियल पीरियड, जब अंग्रेजों का शासन था। कहता है कि आर कॉल्ड इंडियन तमिल, उनको क्या नाम दिया जा रहा है? इंडियन तमिल। तो उनका नाम दिया गया इंडियन तमिल। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, मैप देखेंगे आगे कि श्रीलंकन तमिल्स आर द कंसंट्रेटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री। देश के नॉर्थर्न हिस्से में और ईस्टर्न हिस्से में आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, ज़्यादातर जो सिन्हाला स्पीकर्स है वो बुद्ध धर्म को मानते हैं। और वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम, और ज़्यादातर जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं या तो हिंदू है नहीं तो मुस्लिम है। देयर आर अबाउट 7% ऑफ द क्रिश्चियनिटी, और जो बाकी और एक ग्रुप है जो 7% है जो क्रिश्चियन धर्म को मानता है, वो दोनों भाषा बोलता है, तमिल भी और सिन्हाला भी। जस्ट इमेजिन कहता है कि व्हाट कुड हैपन इन दिस सिचुएशन लाइक बेल्जियम। क्या बेल्जियम के जैसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, इमेजिन करने बोल रहा है। कहता है कि डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ द न्यूमरिक मेजॉरिटी and force it will on the French and the German speaking population. This would push the conflict among the communities further. हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि अगर डच पीपल ऐसा करे कि उनका जनसंख्या ज़्यादा है और इसके लिए वो मेजॉरिटी रूल अगर लगा दे जर्मनी के ऊपर, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जर्मन और जो हमारे डच हैं, फ्रेंच हैं, इनके बीच क्या हो जाए, एक तरह से टेंशन क्रिएट हो जाए। और इस तरीके से अगर होगा तो कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सिविल वॉर भी हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट तो जाहिर सी है कि होगा ही अगर मेजोरिटेरियनिज्म दिखाता है कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर। कहता है दिस कुड लेड अ वेरी मैसिव पार्टीशंस ऑफ द कंट्री, और ऐसा हुआ तो क्या होगा, देश का बंटवारा होगा और दोनों साइड क्लेम करेगा ब्रुसेल्स पे। यानी कि ब्रुसेल्स जो कि राजधानी है, तो वहाँ डच वाले लोग भी बोलेंगे कि हमको ब्रुसेल्स चाहिए क्योंकि राजधानी है, और फ्रेंच बोलेगा कि नहीं नहीं भाई, हम तो ज़्यादा मेजॉरिटी में यहीं पे हैं, तो वो मेरे पास रहेगा। और इस बात को लेकर बहुत हंगामा होगा उस देश में अगर ऐसा हुआ तो। अब अनदर सिचुएशन श्रीलंका का इमेजिन करते हैं। श्रीलंका एज अ सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉयज अ बिगर मेजॉरिटी। हाँ, ये बात सही है, 74% सिन्हाला स्पीकर है और इस बात का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इम्पोज इट्स विल ऑन द इंटायर कंट्री, अगर उनका जो भी इच्छा होगा अगर वो देश पे थोपने लगे तो जाहिर सी बात है यहाँ भी सिचुएशन खराब हो जाएगा। नाउ लेट अस लुक व्हाट हैपन बोथ ऑफ दिस कंट्री। अच्छा, ये सब जो था एक इमेजिन था, इमेजिनेशन का बात किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या हुआ है एग्जैक्ट वो हम लोग आगे के टॉपिक्स में समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मेसोटेरेनिज्म इन श्रीलंका। मेसोटेरेनिज्म इन श्रीलंका में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से जो सिन्हाला पीपल है वो मेजॉरिटी रूल अप्लाई करता है, सिन्हाला अपने मेजॉरिटी का फ़ायदा कैसे उठाता है श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका के अंदर तमिल लोग भी हैं और उनके साथ उन क्या किया जा रहा है। मेसोटेरेनिज्म श्रीलंका में क्या है आगे ये देखते हैं। कहता है कि श्रीलंका कहता है इमर्ज एज अ इंडिपेंडेंट नेशन इन 1948। 1948 में यह देश आज़ाद हुआ है। कहता है द लीडर ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी साउथ टू द सिक्योर अ डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट एंड वर्चू ऑफ द मेजॉरिटी, यानी अपने मेजॉरिटी के बल पे अपना वर्चस्व जमाए, सरकार बनाए। एज द रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये निकला कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डिपोटेड अ सीरीज ऑफ मेसोटेरेनिज्म।
कहता है डेमोक्रेटिकली जो डिपोटेड ये मिनिस्टर्स है ये क्या करने लगे, सीरीज में यानी लगातार जो है ये मेजोरिटेरियनिज्म के स्टेप्स लेने लगे। कैसे स्टेप्स भाई? एस्टैब्लिश अ सिन्हाला सुपरमेसी, है ना। सिन्हाला अपना सुपरमेसी दिखाने लगा। सिन्हाला कम्युनिटी के बारे में हम बता चुके हैं आपको कि 74% जो पीपल है यानी कि मेजॉरिटी ऑफ जो श्रीलंकन्स है वो सिन्हाला स्पीकिंग है, और वो लोग लगातार अपना वर्चस्व जमाते रहा है किसके ऊपर? पूरे देश के ऊपर। और देश में और कौन है सिन्हाला के अलावा? तो हमारे बोले वाले कौन है? तो तमिल्स पीपल। कहता है इन, देखिए कैसे सीरीज में, ये एक पैराग्राफ नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन का ये आंसर यहाँ से निकलेगा, तो गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि इन 1956 an act was passed to recognize the Sinhala as a only official language। सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज करार करा दिया गया है 1956 में। दस द डिसरिगार्डिंग तमिल्स, और इसको इसके लिए डिसरिगार्ड किसको किया गया है? तमिल भाषा को। द गवर्नमेंट फॉलोड अ preferential policies that favored Sinhala applicants for a university position and a government job। चाहे ये यूनिवर्सिटी का पोजीशन हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, सब जगह किसको बढ़ावा मिल रहा है, चढ़ावा मिल रहा है? तो भाई पॉलिसी ही ऐसा बन रहा है जिसमें सिन्हाला एप्लीकेंट्स को क्या हो, फेवर किया जाए। आगे कहा जा रहा है अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। और क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले हैं, तो वो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग सिन्हाला हैं, और सिन्हाला को क्या कर रहे हैं? मतलब सिन्हाला लोग बुद्धिज्म को फोस्टर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कहता है ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर वन, कहता है वन आफ्टर द अदर्स ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशंस अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। लगातार एक पर एक ऐसी घटनाएं होती रही हैं, मेजोरिटेरियनिज्म का सीरीज चलते रहा है, और यही कारण है कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनके बीच में एलाइनेशन का फीलिंग आ गया, जैसे कि वो इस देश के हो ही नहीं। दे फेल दैट नन ऑफ द मेजर political parties led by the Buddhists Sinhala leaders was sensitive of their लैंग्वेज एंड कल्चर। ये सिन्हाला लोग अपने लैंग्वेज और कल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, लेकिन तमिल के बारे में थोड़ा भी ख्याल नहीं कर रहे थे। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देयर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, discriminated against them the getting a job to the other opportunities and ignored their interest। लगातार ना ही इनको इक्वलिटी दिया जा रहा है, ना ही इनका बात माना जा रहा है, और डिस्क्रिमिनेशन तो अलग लेवल पे चल रहा है। ना जॉब में इनको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, और ना ही इनके इंटरेस्ट का बात किया जा रहा है, ना ही इनको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है आगे बढ़ने का। और जब भी ऐसा हो रहा है तो जाहिर सी बात है देश अब ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। अच्छा, ऊपर हम लोग पढ़े थे कि नॉर्थ ईस्ट में कौन लोग रह रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में श्रीलंकन तमिल है। यहाँ पे देखिएगा इंडियन तमिल है, और बाकी पूरा जो येलो हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है आप देखिएगा, यहाँ पे पूरा क्या है, सिन्हाला लोग। मेजोरिटेरियनिज्म का देखिए ग्लोसरी यहाँ दिया हुआ है। हर पेज में आपको ये ग्लोसरी देखने को मिलेगा, जहाँ भी ये न्यू वर्ड टाइप करके दिया रहेगा। सबका मतलब समझते रहना है, खुद से भी एफर्ट लगाना है। एज अ रिजल्ट a relation between the Sinhala and Tamil communities strained over a time। सिन्हाला और आपका जो तमिल है उसके बीच जो है समय दर समय ये तनाव बढ़ते रहा है। कहता है कि द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च अ पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर देयर रिकॉग्नाइजेशन टू अ तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। पहला इनका डिमांड था कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया जाए,
और इनका मांगना था कि मोर ऑटोनॉमी चाहिए, रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी का बात कर रहे हैं, ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, जो इनको नहीं मिल रहा था उसका डिमांड कर रहे थे, जाहिर सी बात है होनी चाहिए, बट देयर आर डिमांड फॉर अ मोर ऑटोनॉमी प्रोविंसेस, है ना। कहता है कि populated by the Tamils where was repeatedly denied, लगातार इनका जो मांग था उसको डिनाई किया जाने लगा। By 1980s, several political organizations were formed and demand as their independent nation का बात किया जा रहा है यहाँ, तमिल इलम का बात मांग किया जाएगा। अब ये 1980s में क्या होगा ना कि ये लोग इंडिपेंडेंट तमिल इलम यानी अपना खुद का स्टेट मांग रहे थे, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, यानी कि जिन क्षेत्रों में श्रीलंकन तमिल्स रह रहे हैं उसका डिमांड कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, कहता है कि द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू अ वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, ये जो दोनों कम्युनिटीज के बीच जो डिस्ट्रस्ट क्रिएट हुआ है इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट फैलेगा, झगड़ा फैलेगा इनके बीच। कहता है इट सून टर्न इनटू सिविल वॉर, और तुरंत ये किस चीज में बदल गया, सिविल वॉर में बदल गया। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ द पीपल ऑफ द बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, और इसका नतीजा हुआ कि हजारों की संख्या में लोगों को मारा गया। मेनी फैमिलीज वे आर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज अ रिफ्यूज एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, बहुत सारे लोग को एज ए रिफ्यूजीज के जैसा वहाँ पे रखा गया, है ना, लगा जैसे वो इस देश के हैं ही नहीं, और बहुत सारे लोगों को अपना लाइवलीहुड तक नुकसान हुआ है, यानी जीवन जीने का जो साधन है वो सब छीन लिया गया है। कहता है द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरेबल सेटबैक्स टू द कंट्री, है ना, और इसके लिए सोशल कल्चर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, है ना, ये सब प्रभावित हुआ है इसके वजह से, सिविल वॉर के वजह से। और लगभग ये सिविल वॉर कब खत्म हुआ है, 2009 में, 2009 में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम, वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। उम्मीद करते हैं कि अभी तक समझ में आ रहा होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी अपने दोस्त होंगे जो भी इस तैयारी कर रहे होंगे, जो बोर्ड में होंगे, 10th में होंगे, उन सबको ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस इतना ही छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया हो तो ज़रूर से ज़रूर ये काम कर दे, ताकि रिवॉर्ड तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन जो एक फीडबैक आपका अच्छा मिलेगा तो बेहतर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम का, फिर पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल ये टॉपिक, और फिर हम लोग आखिरी पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो फिर ये चैप्टर कंप्लीट होगा हम लोग का।